अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर रियाज वालेकुम अहमद अस्सलाम। अपने प्रोग्राम वालेकुम अस्सलाम। मैं अपने प्रोग्राम मीट द विनर्स में जिसमें हमेशा जो है दुनिया ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से कामयाब लोगों को मैं बहैसियत गेस्ट बुलाया करता हूँ। तो आज ये उसके प्रोग्राम का 35वां सेशन है। इसमें भी हमने हमने अ, हमने एक बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत को मैंने इस बार बहैसियत गेस्ट बुलाया है। और इनका ताल्लुक ये पुराने ज़माने के बिहार से है, जो बाद में झारखंड के नाम से डिवाइड होकर के झारखंड बन गया। उसके दो मशहूर शहरों में से दूसरे नंबर का शहर है ये। यहाँ कम से कम 100 से ज़्यादा यहाँ कोल माइंस हैं और इन कोल माइंस के जो मालिकान हैं उनमें इसको ESL, BHCL वगैरह का नाम शामिल है। इसके अलावा यहाँ रेलवे का बहुत बड़ा जंक्शन है। जोन के एतबार से ये जोन ऐसा रेवेन्यू जनरेशन है जो पूरे रेलवे जोन में जिनका दूसरा नंबर है। फिर इसके अलावा इसी इलाके में बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स हैं जिसमें IIM बहुत मशहूर है। तो ये वो शहर है जो आसनसोल के बिल्कुल करीब भी है, 1 घंटे का रास्ते से है। और इस कोयले के माइंस के माहौल से मैं आप लोगों के लिए एक जो है हीरा चुन करके आपके लिए लाया हूँ, ताकि जो आप इनकी इनके इनकी जो तरक्कियां हैं, इनको इन्होंने जो रास्ता अख्तियार किया है, इनके जो अचीवमेंट्स हैं, उनसे हमारे जो है जो स्टूडेंट्स, टीचर्स हजरात और गार्जियन हजरात मुस्तफ़ीज़ हो सकें। हजरात, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए और जो तरक्की सस्टेनेबल हो, उसके 5 स्ट्रेटजीज होते हैं। उसके 5 स्ट्रेटजी होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है कि रिसोर्सेज का शेयर किया जाना और एजुकेशन को प्रमोट होना, वुमेन एम्पावरमेंट किया जाना और स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल रिलेशंस को नेगोशिएट करना और फूड एंड एड डिस्ट्रीब्यूशन का रिफॉर्म करना। ये सारे गवर्नमेंट के हवाले ये सब काम है, लेकिन 2 काम ऐसे हैं जो हर खास आम कर सकता है, जिसमें है एजुकेशन का इम्प्रूवमेंट और विमेन एम्पावरमेंट। ये 2 काम हम लोग पब्लिक डोमेन से भी कर सकते हैं। मैंने इसी के हवाले से और उस नारे के हवाले से कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, इसलिए मैंने ये प्रोग्राम इख्तियार किया है। इसके जरिए मेरा खास मकसद ये है कि जो ऐसी हस्तियां जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब है, उन्होंने जो ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की है, उसमें ज़रूर अप्स एंड डाउन रहे होंगे, ये उनको पब्लिक में शेयर किया जाए और सुनने वाले उससे मुस्तफ़ीज़ हों, उससे अपना इंस्पिरेशन ले सकें, मोटिवेटेड हो सकें। यही हमारा मकसद है। आज के दौर में ये एक काउंसलिंग का भी तरीका है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो काम किया वो दूसरे सुन करके उसका रास्ता अख्तियार करके वो भी अपनी ज़िंदगी के आगे के रास्ते को इस्तवार कर सकते हैं और आसान बना सकते हैं। तो आइए, मैं आपको जिस शख्सियत के हवाले से मैंने बताया, उस शख्सियत को बिला ताखिर जो है आपसे मिलवाते हैं। मेरी मुराद जो है उस कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के रहने वाले और फिलहाल जो है वो कैपिटल ऑफ इंडिया में रहने वाले जो शख्सियत जिनको आज मैंने बहैसियत गेस्ट बुलाया, उनका नाम है फिरोज अहमद अंसारी साहब। आपका इस्तकबाल है सर मेरे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सबों को। जी, तो आप फिरोज अहमद अंसारी साहब, थोड़ी सी आपका तारुफ हो जाए। फिरोज अहमद अंसारी साहब के बहुत सारे डायमेंशंस हैं। एक तो सबसे पहली बात यह है कि प्रोफेशनली ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के में वकील है के ओहदे से बहुत ज़माने से हैं और एक्सपीरियंस और फेमस वकील हैं। इसके अलावा इनकी जो है समाजी खिदमात भी हैं और इस हवाले से इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मकाम पर वो फाइज भी हैं। अगर गिनवाया जाए तो सबसे पहला आता है ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के ये सदर है। और इसके अलावा भी हाल ही में इनका जो है ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत में बहस से सदर इनका सिलेक्शन हुआ है। तो इस हवाले से भी मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि सर बहैसियत सदर आप चुने गए। आपका बहुत बहुत मुबारकबाद, तहे दिल से मैं आपको मुबारकबाद भेजता हूँ सर। तो अब जो है मैं आपको इस प्रोग्राम का फॉर्मेट बताता हूँ। हमारे इस प्रोग्राम का में तकरीबन जो है
30 से 40 मिनट में अपने मेहमान से गुफ्तगू करूंगा, उनकी जिंदगी के हवाले से बातचीत करूंगा, जो उसमें ज्यादातर ही आंसर जो है एजुकेशनल होगा। वो ये होगा कि उन्होंने अपना बचपना कैसे गुजारा, एजुकेशनल जर्नी, प्रोफेशनल जर्नी, और फिर जो है उनकी दीगर मसरूफियात, उस पर गुफ्तगू होगी। तो बिला ताखीर जो है मैं अब बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूँ, और फिर एक बार जो है आप और हम सबको मिल करके इस्तकबाल कीजिए फिरोज अहमद अंसारी साहब का। मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और रियाज साहब, आपने मुझे इनवाइट किया, आपको खास तौर से बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो आप इंफॉर्मेशन चाहेंगे वो आपको जहां तक हो सकेगा पूरी कोशिश करूंगा कि सारी डिटेल्स आपको दे सकूं। माशाल्लाह, वेलकम सर। सबसे पहला सवाल मेरे इस फॉर्मेट का है जो मैं सबसे करता हूँ, और वो बहुत ही आसान सवाल है कि सर आपका फैमिली बैकग्राउंड, इससे बहुत सारे लोगों को इंस्पिरेशन होता है, मोटिवेशन होता है। तो आप मैं आपको ये बताऊं कि आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन धनबाद, व्हिच यू राइटली सेड वाज द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। जी। और उस कोल कैपिटल में जो मेरे फादर वहाँ के पूरे झारखंड के वन ऑफ द टॉप मोस्ट लॉयर थे माशाल्लाह। पूरे, और काफी बहुत एक्टिव थे, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड नहीं थे, लेकिन मोमिन कॉन्फ्रेंस से उनका लगाव था। जी। और जो मोमिन कॉन्फ्रेंस के बहुत बड़े लीडर अब्दुल कयूम अंसारी साहब के साथ उन्होंने काम किया और बड़ी मोटिवेटेड रहे। तो मुझे भी था कि भाई हमें सोशल वर्क करना है। मेरे फादर की जो उनका एक एम था, ऑब्जेक्टिव था, उसको और आगे बढ़ाना है। तो जिस स्कूल वहां पे, एक स्कूल डिनोबली स्कूल धनबाद के अंदर है, और मैं आपको सबसे बड़े बताऊं कि डिनोबली स्कूल जो है वो मिशनरी स्कूल्स, जेजुएट सोसाइटी ऑफ जेजुएट्स का, जिनका एक्सएलआरआई जमशेदपुर है, या जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इंडिया के अंदर अब्रॉड में है सोसाइटी ऑफ जेजुएट्स के, इट वाज रन बाय द सोसाइटी ऑफ जेजुएट्स। एंड दिस सोसाइटी ऑफ जेजुएट्स जो स्कूल थे उस वक्त, हमारे टाइम में 75% ऑफ माई टीचर्स were white Americans. They were fully dedicated, very hardworking, and very nice people, very loving, very caring people. और उनके लिए हर एक स्टूडेंट जो है ना, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, एक बराबर होता था, और उनकी केयर वो बराबर तरीके से करते थे। कभी भी कोई रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं, जो आज आप देखते हैं, वो किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, और सबको प्रमोट करते थे। तो वो हमारे कई लोग हमारे आपको अभी हैं इस अभी सामने आज भी वो मौजूद हैं, अब्दुल रशीद अंसारी साहब, जो रिटायर्ड डिप्टी सेक्रेटरी भी गवर्नमेंट में रहे, और हमारे मोमिन कॉन्फ्रेंस के नेशनल सेक्रेटरी जनरल हैं। ये इनका काम एजुकेशन पे भी है, और ये बराबर जोर देते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन, इट इज नॉट ओनली टू एजुकेट बट टू गिव क्वालिटी एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। तो जो हिंदुस्तान के अंदर जो मिशनरी वर्क जो जिन लोगों ने दिया, वो क्वालिटी एजुकेशन पे उन्होंने एम्फेसाइज किया। एंड आई कैन एश्योर यू एंड आई कैन टेल यू वेरी फ्रैंकली एंड candidly that today whatever I am, it is only because of my foundation in this school, which school has given me the confidence. और वहां से जो है आज स्कूल का मैं आपको बताऊं कि स्कूल के जितने भी हमारे क्लासमेट्स में, मैं बता रहा हूं कि लोगों में से 3 अभी डिफरेंट कंट्रीज के इंडियन एम्बेसडर हैं, एक जो अभी सीबीआई का डायरेक्टर है इंडिया का, कई ऐसे हैं जो आईएएस आईपीएस हैं और बड़े बिजनेसमैन हैं। दे आर ऑल वेल सेटल्ड। दैट स्कूल, दैट क्रेडिट गोज टू द स्कूल। सो देयरफॉर आई विल ऑलवेज एम्फेसाइज, मैं अपने लोगों को कहता हूं कि क्वालिटी एजुकेशन इज अ मस्ट। हम क्वालिटी एजुकेशन की तरफ ध्यान दें, अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन, अपने जो हमारी जो एक्सपेंसेस हैं उसको कहीं से भी कटल करें, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन जरूर दें। उस क्वालिटी एजुकेशन जो स्कूल का होता है वो फाउंडेशन होता है किसी को भी आगे ले जाने का, उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने का सबसे बड़ा वो एक जरिया होता है। तो एक कोल कैपिटल छोटे से इलाके में, वहां से एक बेस्ट स्कूल से, जो कि आज की डेट में वो ईस्टर्न जोन का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है इंडिया का, वहां से, और हमारे जो फादर हेस जो प्रिंसिपल थे फॉर 15 years, he was the founder director of XLRI Jamshedpur, he was the founder chairman of the ICSE board and many other. He was referred for as to वहां पे आपको रोम में उनको रेफर किया जाता है कि मदर टेरेसा की तरह उनको सेंट डिक्लेयर किया जाए।
although he could not be declared as saint because he was not in the social, he was in educational academic services. तो हमारा बचपन जो है, definitely my father gave me the best quality of education, and from after schooling I came to Delhi. I did my graduation, did my post graduation from Aligarh Muslim University. I was a topper, record breaker, I was a gold medalist. And then after that, I tell you one thing which is very important, that in that year 1986, Sri Rajiv Gandhi, the Prime Minister, then Prime Minister of India, he invited me as a Prime Minister guest for 3 days. Only because there was a national policy for new education policy was being framed, and he invited the record breakers and toppers of the central universities. Out of 21, I was also one of them. For 3 days, we were a Prime Minister guest. We were given, although that time as a student, we never thought that we'll be given accommodation in Ashoka Hotel with the best facilities, with best amenities. And we had a opportunity to have one day we had a breakfast with the Prime Minister. Next day we had a lunch with the Prime Minister. And third day, which is more important, we were given farewell in the Hyderabad house, which is generally for the foreign dignitaries. So we were given a farewell, and that was a great moment in my life, which I still remember and relish and feel आपने really very आपने confident. सही बताया सर। यहाँ पर एक बात जो है हमारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई आपकी गुफ्तगू से, कि आप ज़हीन तो माशाल्लाह बचपन से थे, आप क्योंकि आपकी स्कूलिंग बहुत अच्छी जगह हुई, और आपने ज़हीन होने से मुराद के जो है बच्चे जो ज़हीन होते हैं बचपन में, उनको साइंस स्ट्रीम में लोग अमूमी तौर पर भेज देते हैं, या बच्चा वो साइंस स्ट्रीम में अडॉप्ट करता। आपने भी शुरू में जो है अपनी अंडर ग्रेजुएशन जो है बीएससी की, और जैसा कि आपने बताया, लेकिन फिर क्या हुआ कि आपने पूरा स्ट्रीम चेंज करके आप जो है फिर एमए में आए। ये भी हमारे स्टूडेंट्स की जिंदगी में ऐसे से वाकयात होते हैं। आप क्या हवाले से ये बात मैसेज आएगा कि भी आपने ऐसा क्यों किया, और इसका क्या फायदा हुआ? तो सर आप जरा बताएं कि आपने अपना स्ट्रीम साइंस से आर्ट्स की तरफ क्यों किया? मैंने एक्चुअली देखा शुरू में, आई वॉज वेरी फैसिनेटेड विद ऑल दीज मिशनरीज। हमारे घर में स्कूटर थी, गाड़ी थी, और ये सारी चीजें देखने में लगता था कि बिना साइंस का इन सब चीजों को समझना मुश्किल है। तो आई प्रिफर्ड साइंस सब्जेक्ट्स इनिशियली। उसके बाद जब हमारा माइंड और मैच्योर हुआ, तो मुझे लगा कि साइंस के साथ साथ अगर हम ह्यूमैनिटीज और ह्यूमन बिहेवियर को अगर नहीं समझ पाए, अगर हम सोसाइटी के प्रति नहीं कुछ कर पाए, तो आवर एजुकेशन इज ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट। एंड देयरफॉर आई इमीडिएटली शिफ्टेड फ्रॉम बीएससी में भी मैं टॉपर था, इट वाज द फर्स्ट क्लास फर्स्ट, and then again I shifted to this social science, और social science में भी मैंने select किया sociology, which is a multidisciplinary subject where social psychology, social politics, sociology of politics, sociology of demography, there are so many multi-dimensional subject था। तो उसमें एक मौका मिला मुझे सोसाइटी को समझने का, और एक इंस्पिरेशन मिला सोसाइटी में वर्क करने का, सोशल वर्क करने का, और लोगों के अपार्ट फ्रॉम योर ओन लाइवलीहुड, अपार्ट फ्रॉम योर ओन अर्निंग, अपार्ट फ्रॉम योर ओन वर्क व्हिच यू आर बेसिकली कैरिंग ऑन एज ए कैरियर, you are basically supposed and you must do social work for the community and the society, because I preferred doing something amongst the community, because our community, because I felt that charity begins at home. अगर हम weaker sections हमारे यहाँ हैं, और हम उन weaker sections को अगर आगे बढ़ाएंगे, strengthen करेंगे, तो we'll be able to strengthen our nation also. We'll contribute in the national development also. We'll contribute in the national development, and ultimately the nation will get benefited. The people will get elevated to a position from the weaker section to a kind of a somewhere they can make their own earnings. ये तो आपने बिल्कुल सही कहा सर, कि जैसे कि मकनातीस का हर टुकड़ा मकनातीस होता है, ठीक इस तरह से किसी मुल्क का एक इंडिविजुअल में भी मुल्क बसता है। तो आप एक जो है इंडिविजुअल को भी अगर आप तरक्की करा पाते हैं, तो आपने गोया मुल्क की तरक्की में हिस्सा लिया। आपने ये भी बहुत अच्छी बात कही कि, और आपकी बात से पता चला, मेरे ख्याल में जो सामीन इसको नोट करें, कि कभी कभी ऐसा होता है कि इनिशियली आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बीच में पड़ाव आता है जहां आपको एहसास होता है कि नहीं वो हमारे लिए अच्छा रास्ता नहीं है, तो आप स्विच करके भी कामयाब हो सकते हैं, जैसा कि आप हमारे फिरोज अहमद साहब की जिंदगी में आप देख रहे हैं। तो आप जो भी
जो भी कीजिए, अगर जो है उसमें जो है पूरे दिल लगा करके, दिल जमई से, सब्र के साथ, इस्तकामत के साथ मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। और फिर सर ने जैसा कहा, एक चीज और रियाज साहब, जी रियाज साहब मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ जी यहाँ पे, कि मैंने जब एमए एज ए रिकॉर्ड ब्रेकर हमने वहां से किया और मुझे फौरन जो है वहीं पे लेक्चरशिप मिला। मैं 6 महीने वहां पे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, एज ऑन प्रोफेसर हु आर ऑन लीव उनके जगह पे पढ़ाया। जेआरएफ मैंने यूजीसी कंप्लीट की, सब करने के बाद से, लेकिन मुझे लगा कि एकेडमिक्स में हम ज्यादा लोगों को हेल्प नहीं कर पाएंगे, और हम जब लीगल प्रोफेशन में आएंगे तो ह्यूमन राइट्स से वायलेटेड लोग या लीगल राइट और पर्सनल राइट्स में जो लोग हैं, गरीब हैं, जो जिनको मदद नहीं मिल पाती है, आई विल बी एबल टू हेल्प देम मोर इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर। तो मैंने एकेडमिक्स को छोड़ करके फिर लॉ किया मैंने, जी और जी लॉ जी करने के बाद से लॉ में भी अच्छा किया, और खुदा के फजलो करम से नाउ आई एम एब्सोल्युटली एस्टैब्लिश्ड, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम डूइंग व्हाटएवर आई कैन डू फॉर आवर कम्युनिटी, फॉर आवर वीकर सेक्शंस। ये बहुत 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 सही कहा। जैसा कि आप जानते हैं कि सर, मुझे अगर कोई पूछे मुझसे कि आपका नाम क्या है, तो मैं बताऊंगा अपना नाम, फिर फौरन पूछेंगे लोग कहाँ से आप हैं, फिर आपसे पूछेंगे उस इलाके में 2 नाम में रियाज का, फिर पूछेंगे कौन सा रियाज। पता चला आपकी पहचान जो है, आप अपने नाम से नहीं है, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उसको अगर शामिल न किया जाए तो आपकी पहचान नामुकम्मल है। तो पता चला कि आदमी का एग्जिस्टेंस ही जो है वो अकेले के लिए नहीं है, एक ग्रुप के लिए है। अगर वो ग्रुप के साथ रहता है, एक जमात के साथ रहता है, एक नेशन के साथ रहता है, वो मुल्क से जुड़ा रहता है, वही उसकी असल पहचान है। अकेला तनहा इंफरादी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं होती है। और शायद ये बात आपके ज़हन में बहुत पहले समझ में आ गई, अल्लाह ताला ने आपको ये समझ बहुत पहले दिया, इसलिए आप हमेशा जो है अपना ट्रैक चेंज कर करके उस तरफ बढ़ते रहे कि भाई मैं अपनी तरक्की तो मैं जो कुछ कर रहा हूँ कर लूंगा, लेकिन हमारी जात से समाज को क्या फायदा होगा, समाज हमसे बेनिफिट कैसे हासिल कर सकेंगे। यही बात आपके जहन में हमेशा घूम रही हो, और इसी वजह से आपने सोशल साइंस में गोल्ड मेडल लेने के बावजूद और अच्छी नौकरी वहां आसानी से मिलने के बावजूद उसको ठुकरा के फिर आपने एलएलबी में, जहाँ कोई भी आदमी जो है मास्टर डिग्री करने के बाद फिर अंडर ग्रेजुएशन नहीं करता है, ये भी बहुत हिम्मत की बात है। एलएलबी तो अंडर ग्रेजुएशन है, वो ग्रेजुएट की डिग्री है, लेकिन उसके लिए करना तो ये भी एक हिम्मत की बात है जो आप में था और आपने किया। और फिर उसके बाद जो है आप जो है उस मकाम पर पहुंच गए जहां आपने महसूस किया कि ये हमारा मकाम है, और उसमें आपने जी जान से मेहनत करी, और आज जो है आप एक मशहूर और मारूफ वकील बन के दुनिया के सामने खड़े हैं, और सारा हिंदुस्तान आपको जानता है बहैसियत जो है सुप्रीम कोर्ट के एक वकील की हैसियत से। तो फिर जैसा कि आपने ही खुद बताया कि मेरा मकसद था यहाँ आने का, लोगों को मदद करें अपने काम के जरिए। ये तो बहुत बहुत ही अच्छी बात है। ये ऐसा ही है कि जैसे मैं अपनी कार से जा रहा हूँ मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए, और पीछे 3 सीट तो खाली है, तो मैं किसी और को भी बैठा लूं, मेरा क्या नुकसान है। आपके प्रोफेशन से अगर किसी को फायदा होता है तो इसमें आपका क्या नुकसान है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपने इरादतन ये आपने कोशिश करी कि जो है मैं ऐसा कुछ काम करूं जिससे हमारे जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, और जिसको आजकल का नया टर्मिनोलॉजी में पसमानदा तबका बताया गया है, नई टर्मिनोलॉजी है ये, पुरानी टर्मिनोलॉजी नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम किस तरह से जो है बेनिफिट दे सकें, ये आपकी कोशिश रही। तो मैं आपसे एक सवाल यहाँ पर ये करता हूँ कि जब आप वकालत में गए तो आपने अपनी वकालत शुरुआत कहाँ से की, और सुप्रीम कोर्ट में कब आए, और फिर जो है कैसे कैसे करके आप देखिए, जो है ये इन सब जो बाकिया के बात जो है मैं उसके बाद करूंगा। तो आपका ये जर्नी जो है वकालत का, कहाँ से आपने शुरू किया देखिए पहले? देखिए हाँ मैंने आपको पहले बताया कि मेरे वालिद झारखंड के बहुत ही मशहूर, बहुत ही वन ऑफ द टॉप मोस्ट लॉयर थे, हाँ और वो चाहते थे कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ फैकल्टी से लॉ करने के बाद वो चाहते थे कि मैं झारखंड में प्रैक्टिस करूं। लेकिन मैंने ये देखा कि झारखंड में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, लेकिन पूरे कंट्री को अगर हम कवर करना चाहते हैं, पूरे कंट्री के लोगों से हम संपर्क करना चाहते हैं, कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, तो मुझे दिल्ली में ही रहना चाहिए। और दिल्ली में मैं आपको बताऊं कि जब मैं दिल्ली में रहा 91 में मैंने अपना एनरोलमेंट कराया, और एनरोलमेंट कराने के बाद दिल्ली में ही उसी वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन का मेंबर बना, और उस वक्त से 91 से लगातार मैं मेंबर हूं। और लगातार सुप्रीम कोर्ट में बहुत कम गिने चुने लोग जो होते हैं, वोटर्स होते हैं बार के, उनमें मेरा नाम है, और आई एम द वोटर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन।
सेकेंडली जो मैं आपको बताऊं कि मैं क्यों दिल्ली प्रेफर किया, उसका कारण ये था कि एक तो ये कि मैं काफी ब्रॉड लेवल पे काम कर सकूं, और दूसरा ये था कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी यहीं पे है, और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए तो फिर मैंने, फादर ने मुझे बहुत कोशिश की, लेकिन मैं तो यहीं रह गया दिल्ली में, और दिल्ली में पढ़ने के साथ साथ यहीं प्रैक्टिस शुरू किया। और मैं आपको बताऊं कि उस वक्त हिंदुस्तान के वन ऑफ द टॉप मोस्ट लॉयर जो थे और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, जिन पे काफी फिल्में बनी है, बहुत से लोग जानते होंगे, जस्टिस वीएम तारकुंडे। जी जी। ही वॉज ए वेरी लीडिंग मैन, और उस वक्त इमरजेंसी में उनको अरेस्ट होने का भी नौबत था। ही रिटायर्ड एज ए जज फ्रॉम द महाराष्ट्र हाई कोर्ट, and after retiring at the age of 62, he practiced in the Supreme Court for 30 years. He माशाल्लाह। was a Supreme Court Bar Association president 3 times, a very eminent lawyer, down to earth person. मैंने उनको ज्वाइन किया, 2 साल उनके साथ काम किया, और काम करने के बाद से बहुत कुछ उनसे सीखा। सीखने के बाद वो हमें बार बार कहते थे कि आप सुप्रीम कोर्ट में मेरे साथ जरूर हो, लेकिन लोअर कोर्ट अगर लोगों की मदद करनी है, अगर कोई छोटे लोग छोटे क्राइम्स में, तो आप लोअर कोर्ट की भी प्रोसीडिंग्स सीखो, हाई कोर्ट का प्रोसीडिंग सीखो। उन्होंने मुझे बड़े अच्छे से ग्रूम किया, लोअर कोर्ट में भी, हाई कोर्ट की भी प्रोसीडिंग को सीखने का मौका दिया। और हम हिंदुस्तान के बड़े सारे, जैसे आपने सुना होगा एलन मिश्रा का, जो जी रेलवे जी। मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी के टाइम में, हम्म। एंड हु वाज किल्ड इन अ बॉम्ब ब्लास्ट। आई बॉम्ब ब्लास्ट। कंडक्टेड दैट ट्रायल, सीबीआई ट्रायल, सीबीआई के खिलाफ जो है, आई कंडक्टेड दैट ट्रायल फॉर 20 years, जी जिसमें हमने आपको डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को, अरुण सूरी को, बड़े बड़े लोगों को हमने 3-3, 4-4 दिन क्रॉस एग्जामिनेशन किया। जी माशाल्लाह। So that motivated me to remain in Delhi, so that I can be in touch with the country, all over the country, and I can serve the people by understanding the entire country in a better way. जी बहुत बहुत सही बात फरमाया सर। अब यहाँ पर जो है हमारे अब ज्यादातर लोग जो है, जो बच्चे हैं ग्रेड 12 में जब आते हैं, तो उनका मिशन जो है सिर्फ ये होता है कि कैसे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और उसी के पीछे जो पूरी पूरी मेहनत लगा देते हैं। बहुत सारे लोग जो है घर बेच करके, जो है मकान बेच करके, कर्ज लेकर के अपने बच्चों को कोचिंग में भेजते हैं, और मकसद होता है इंजीनियर और डॉक्टर बनने का। जबकि जबकि अभी के दौर में जो है वकालत जो है कितना कितना अहम, वकालत की डिग्री जो है कितना मकबूल और मशहूर हो गया है। मैंने अखबार में देखा कि आईआईटी के जो बच्चों को जितना जो है सैलरी मिलती है, ऑफर होता है, आजकल वकीलों को भी उससे कम सैलरी ऑफर नहीं होता है। ये बात जो है बहुत सारे लोगों में अभी तक नहीं पहुंच पाई है। तो मैं आपके तवज्जुह से ये चाहूंगा कि आप जो है हमारे बच्चों को अपने प्रोफेशन में आने के लिए इंडिया किस मीटिंग तरह चल से रहा है। आप उसको समझाएंगे। इन लोग का आप ऑर्गेनाइजेशन है ना, हमारे बच्चों को इसी का इनवाइट कीजिए इंडिया मीटिंग इस चल रहा है। स्टडी के लिए। ओवर टू यू ये सर। भी प्रोफेसर है और एक है सुप्रीम देखिए, कोर्ट का मेरा ये कहना है बहुत ये कि जिस बच्चे का जिस तरफ रुझान हो, खास तौर से जिसमें उसका पर्सनल इंटरेस्ट हो, उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, कि क्योंकि उसमें उसकी एक अंदर की जो इनर लाइकिंग है, वो उसको मोटिवेट करता है ज्यादा से ज्यादा करने के लिए। लेकिन इस प्रोफेशन में मैं बताऊं आपको हाँ। कि आज के दौर में ये प्रोफेशन, पहले भी और आज भी आप देखेंगे कि पहले भी इस प्रोफेशन में, जितना मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना आज के डेट में मेरे पास जितने ब्रीफ हैं, उसके 30% ब्रीफ मैं फ्री में करता हूँ। तो जो मैं लाखों रुपया की फीस कमा सकता था, उसको मैं एक तरफ से डोनेट करता हूँ। दैट्स अ काइंड ऑफ अ डोनेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो वो एक बहुत अहम चीज है। दूसरी चीज है कि मैं आई एम फॉर्चुनेट इन वन वे कि हिंदुस्तान के अंदर इस लॉ डिग्री को और इम्पोर्टेंस बनाने वाले जो डॉक्टर माधव मेनन, प्रोफेसर डॉक्टर माधव मेनन थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम बैंगलोर में लॉ स्कूल खोला। He was the founder chairman of that law school in Bangalore, and he was my teacher in law faculty for 3 years. माशाल्लाह। I had the opportunity of learning from him. हमारे टीचर प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी, जो आज की डेट में प्रोफेसर एमेरिटस हैं अमेरिका में, he was my professor for 3 years, and he was also subsequently, after teaching us, he became a vice chancellor of Delhi University, the most prestigious university in the country. And we had the opportunity of having knowledge, and that Madhav Menon Sahab made the entire law degree, law schools in a very professionalized way. पहले आप देखेंगे कि शुरू में ब्रिटिश पीरियड में 2 साल का डिग्री हुआ करता था, लॉ डिग्री, फिर ग्रेजुअली 3 years का डिग्री हुआ।
जी। और अब जो है ये 5 साल का डिग्री है, इमीडिएटली आफ्टर +2। +2 के बाद जैसे आप मेडिकल में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, उसी तरह से आप अब लॉ स्कूल में जाते हैं और 5 साल के लॉ की ट्रेनिंग में स्कूल की डिग्री के साथ साथ अपनी इनिशियल ट्रेनिंग मूट कोर्ट और प्लस कुछ कोर्ट की ट्रेनिंग एक्सपोजर मिलती है, जिससे द स्टूडेंट्स आर able to understand in a better way, are able to grasp things in a better way, and they are able to even select their professions and their work कि मुझे अल्टीमेटली प्रैक्टिस में जाना है या मुझे कंपनी के एज ए कॉर्पोरेट में कंपनी लॉ को करना है या मुझे जुडिशरी में जाना है या मुझे बैंक का लॉ मैनेजर बनना है, किसी कंपनी का लॉ मैनेजर बनना है। इन सब 5 साल के एक्सपोजर में वो बच्चे के माइंड में एक तरह से वो एक फॉर्मुलेट हो जाता है कि मुझे किस डायरेक्शन में यहाँ से लॉ करने के बाद जाना है। So that is a very important thing, that 5-year course is giving a lot of benefit to the people and to the students to understand the basic knowledge, to give them a basic knowledge as to how and where to move after 5 years course. जी बहुत rightly you have said सर 5 years में बच्चों को जो इंटर्नशिप का जो मौका मिलता है उसमें वो प्रैक्टिकली वो सीखते हैं। प्रैक्टिकल पहले जो 3 साल का हुआ करता था उसमें प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन का मौका नहीं मिलता था। ये 5 साल के कोर्स में बच्चा जो है पढ़ते पढ़ते ही वो सारी प्रैक्टिस कर लेता है, क्योंकि उसको इंटर्नशिप का मौका मिलता है। वकालत कोर्ट्स में जाकर के उनको बराह रास्त जो है प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है वाकई जो है। और फिर आपने बताया कि इसमें नौकरी के कितने मौके हैं, वो कंपनी का लॉयर बन सकता है, वो जुडिशियल में जा सकता है, वो इतने ब्रांचेस हैं, किसी एक में वो प्रैक्टिस कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इस एजुकेशन में कोई अगर LLB करता है तो उसके मौके बहुत ज्यादा है। तो ये भी सब बच्चे नोट करने की बात है, जो बच्चे सुन रहे हैं ये नोट करें कि आपके लिए जो है इसमें मौके बहुत ज्यादा है। जैसा कि आप जो इंजीनियरिंग कर पढ़ते हैं तो बहुत सारे ब्रांचेस है आपको, उसमें आपका सिलेक्शन होता है, लेकिन वहां तो आपको इन्फोर्स्ड होता है, यहाँ आप खुद से तैयार कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही खुश आइंद बातें हैं जो है आपको नोट करना चाहिए, और आप तमाम को भी इस प्रोफेशन के हवाले से सोचना चाहिए और सेकंड थॉट ध्यान रखना चाहिए। और फिर आपने सर को देखा, आपने शुरू किया साइंस से, फिर उसके बाद वो सोशल साइंस में आए, फिर वकालत में आए, तो ये उस तलाश में जिस तलाश में थे वो आखिर पहुंचे। कभी कभी इस तरह का मिसप्लेसमेंट और जर्नी जो है रूट जो चेंज होता है, जैसे मिसाल के तौर पर हावड़ा से कोई दिल्ली जाए तो अगर आपको एक्सप्रेस ट्रेन नहीं मिला तो आपको जाना है तो कभी जो है आप ड्रॉप करते हैं एक जगह, धनबाद आते हैं, फिर धनबाद से आपको कॉर्ड लाइन में जाते हैं। इस तरह के जिंदगी का सफर भी कभी कभी किसी के लिए ऐसा ही हुआ करता है, जहां डायरेक्ट स्मूथ आप फ्लो नहीं कर पाते। अब रहा कि सर, जैसा कि आपने अपनी पूरी बातों से आप ये पता चला कि आपका मेन मोटिवेशन जो कुछ भी आपने जिंदगी में किया वो ये था कि हम जो अपने फेलो बीइंग को कैसे आप मदद कर सके। ये आपके हमेशा ध्यान में, जो आपका जॉब का सिलेक्शन हो, लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करना हो, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना, इन सारी डिसीजन में वो एक चीज जो है आपके यहाँ कॉमन था। तो इससे ये पता चलता है कि कोई आदमी अगर जिंदगी में तरक्की करता है तो उसके जहन में भी इस तरह की बातें होनी चाहिए। और मैं तमाम सुनने वालों को इस तरफ दावत दूंगा कि आप भी जहन रखें कि क्या आपके जिस प्रोफेशन में है उससे दूसरे को फायदा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। ये बात बहुत अहम है, सर की जिंदगी से ये बात साबित होती है। अब मैं चलता हूं सर, आपने जैसा बताया कि आपकी इब्तदाई तालीम माशाअल्लाह इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुए और आपके जो असातिज़ा कराम रहे वो डायरेक्ट जो है ब्रिटिशर थे और अमेरिकन थे। आपको एक अच्छी तालीम का और क्वालिटी एजुकेशन मिला। हमारे जो पसमानदा, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बरादरी में मुसलमानों में जो है 70% जो है जो आबादी, लगभग पूरा डेटा मेरे पास नहीं है, 70% जो है अंडर प्रिविलेज और जो है कमजोर तबके के लोग हैं। अब उनको जो है सही तालीम जो है कैसे मिले, क्या किया जाए कि उनको भी क्वालिटी एजुकेशन मिले। इस तरह की कुछ आपके ज़हन में कोई बात है? जो कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर हो, लेकिन जो पढ़ने का लिखने का कुछ नज़म ऐसा हो, कोई तरीका ऐसा हो कि वो बच्चे जो है झोपड़ी में रह करके भी क्वालिटी एजुकेशन हासिल करें। इस तरह का जो कोई सी बात जो है आपके जहन में है तो हमारे सामीन को शेयर करें, और अपने जो इदारे से मुंसलिक है
उसमें आपके इसके हवाले से क्या क्या मंसूबे हैं? देखिए रियाज साहब, एक बहुत अहम चीज ये है कि अगर कोई बच्चा के अंदर और उनके पेरेंट्स के अंदर वो जज्बा है पढ़ने और पढ़ाने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि पॉवर्टी इज नॉट द हर्डल इन देयर वे। और ये बहुत अहम चीज है वो डिटर्मिनेशन। और डिटर्मिनेशन का आप देखेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल और वो एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड में दिया जा सकता है आज के दौर में, कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एक मछुआरे का बेटा, लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ कर करके और अपनी पढ़ाई को जारी रख कर करके पूरे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति बन सकते हैं, आपको भारत रत्न हासिल कर सकते हैं, वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट हो सकते हैं। तो मेरा मानना है कि कोई भी गरीब बच्चा भी वो एपीजे अब्दुल कलाम हो सकता है, अगर उसकी डिटर्मिनेशन, उसके पेरेंट्स की डिटर्मिनेशन अगर एपीजे कलाम जैसा हो तो बिल्कुल हो सकता है। अब रहा कि बहुत सारी दुश्वारियां हैं, बेशक आप देखेंगे कि हर्डल्स हैं बच्चों की पढ़ाई में, जो गरीब हैं, हैंड टू माउथ हैं, पढ़ने के लिए नहीं, लेकिन अब सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं हैं जहां पे उनको फ्री एजुकेशन, फ्री फूड, फ्री ड्रेसेस, फ्री किताबें ये मिल रही। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो नहीं, हाँ, अब रहा क्वालिटी एजुकेशन। लेकिन क्वालिटी एजुकेशन में मैंने कहा कि जब आप उसको आप ध्यान देंगे और उसकी तरफ आप तवज्जो देंगे तो आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं। और आज माशाल्लाह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारी तंजीम, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे इवन मुस्लिम कम्युनिटीज में या वीकर सेक्शंस में काम कर रहे हैं, जहां पे लोग क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जोर दे रहे हैं, ड्रॉप आउट्स को उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ ड्रॉप आउट्स बहुत हैं, क्योंकि ड्रॉप आउट्स इसलिए हैं कि एवरी चाइल्ड बिकम्स अर्निंग हैंड ग्रेजुअली व्हेन दे आर इन ए पॉवर्टी स्टेज। तो उसको तुरंत काम पे लगा देते हैं, चाहे रिक्शा पे, चाहे पंचर बनाने में, चाहे कोई भी काम में, ताकि वो कमा सके। लेकिन अब जो है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, इट इज चेंजिंग। सेकेंडली आप देखेंगे कि हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी में था, वो लोगों को एक एक अजीब सी सोच थी पहले कि साहब इंग्लिश मीडियम मत पढ़ो, तो इंग्लिश स्कूल मत जाओ तो क्रिश्चियन बना देंगे। तो लेकिन मैंने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हम लोगों की शायद बहुत लोगों को गलतफहमी है, और उससे आदमी को बचना चाहिए। जो क्वालिटी एजुकेशन, आपने देखा इस्लाम में कहा गया है कि अगर क्वालिटी एजुकेशन के लिए चीन भी जाना पड़े तो चीन जाना चाहिए। तो हमें चाहिए कि क्वालिटी एजुकेशन की तरफ हमें अपने लोगों को मोटिवेट करें, उनको ये करें, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम लोगों को मोटिवेट करें और कोशिश करें कि जो बच्चे किसी वजह से, पैसे की वजह से, अगर उनका मेडिकल में एडमिशन हो गया है, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया है, तो हम उसको भी प्रमोट करें कि ताकि वो ड्रॉप आउट नहीं हो, उसका मोटिवेशन में कहीं कमी नहीं आए, उसको हम फाइनेंस करें। और हम लोग कर रहे हैं अपने तंजीम के तहत, अपने लोगों से असर वसूख के तहत हम लोग रिक्वेस्ट कर करके उसको कोशिश करते हैं पूरा करें। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि दूसरी जो सबसे अहम चीज है कि आपको आर्टिकल 30 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको फंडामेंटल राइट दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। उस आर्टिकल 30, 29, 30 का बेनिफिट लेकर करके हमारे लोगों को चाहिए कि अच्छे स्कूल खोलें, और मिनिमम मीन्स दैट इज नो प्रॉफिट नो लॉस पे उसको चलाएं। और चलाने के बाद जो सबसे बड़ी चीज है कि जहां पे ऐसे बच्चे भी हैं कि वो भी नहीं कर सकते हैं, उनके लिए कहीं से कहीं फंड, उसी स्कूल का एक फंड जो है उसको 1/4 या 1/2 जो है करके रखे, ताकि अच्छे बच्चों को उस स्कूल में उनको मोटिवेट कर सके। स्कूल ही नहीं, स्कूल के बाद क्या होता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव अ engineering, best engineering college, very difficult to have a medical college, very difficult to have a management institute, B.Ed college। तो हम अपने बच्चे जो हमारे आप उस स्कूल में बच्चे हैं, उसमें एक ऐसा कोशिश होना चाहिए कि एक ऐसा कमिटी होनी चाहिए, सब कमिटी होनी चाहिए, जो अच्छे रिजल्ट के जो बच्चे हैं उनको पिकअप कर करके उनको ये देखें कि उनके इरादे और उनके इंटेलेक्चुअल के हिसाब से हम उनको कहाँ तक पहुंचा सकते हैं, उसमें उनकी मदद करें। और ये बड़ा एक सिस्टमेटिक वे है जिसमें ऑर्गेनाइज करें। हमने ये देखा कि हमारे तरफ, हमारे यहाँ जो, हालांकि मैं इसको नहीं कहता हूँ कि ये चीज गलत है, लेकिन हम लोगों के यहाँ क्या है, जो बच्चे जो गरीब हैं
वो बेचारे और कहीं नहीं चले जाते हैं, मदरसा में जाते हैं, वहाँ फ्री में फूडिंग है, लॉजिंग है, पढ़ाई है, अब मदरसे में पढ़ जाते हैं। लेकिन उनकी जो क्वालिटी, उनकी आईक्यू, आप सोचिए कि एक बच्चा जो 15 साल, 14 साल, 16 साल के अंदर अंदर पूरे कुरान शरीफ को हिफ्ज कर लेता है, आप समझिए कि उसकी रिटेनिंग वैल्यू, उसकी रिटेनिंग माइंड का रिटेनिंग पावर, उसका नॉलेज, उसका आईक्यू कितना शार्प है कि उसको पूरा हिफ्ज कर जाता है। तो मैं क्यों नहीं वैसे लोगों को, वैसे बच्चों को निकाल कर करके इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, यूपीएससी में उनको कोशिश करें, ट्रेनिंग दें, उनकी मदद करें, ताकि वो आए और अपनी कम्युनिटी को और अच्छी तरह से सर्व कर सकें। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि गुर्बत जो है, गरीबी जो है लानत नहीं है, बल्कि ये मेरे नबी की सुन्नत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपको पता है कि दौलत दी गई, लेकिन उन्होंने ठुकराया, गुर्बत में ही गरीबी को उन्होंने पसंद किया। तो गरीबी कभी भी जो है ये लानत नहीं है, बल्कि एक मेरे नबी की सुन्नत है। और जो है एक मैंने हदीस कुदसी सुना है, जिसको मैं मेंशन करना जरूरी है। उसका एक बात मैं आपको बताऊंगा। उसमें 5 बातें कही गई है। उसमें ये कहा गया है कि मैंने 5 चीजों को 5 जगह रखा है, लोग उसको अलावा तलाश करते हैं, कहाँ से पाएंगे। जिसमें तालीम के हवाले से ये बात कही गई है कि मैंने इल्म और हुनर को फाका कशी में रखा है, लोग शायरी में तलाश करते हैं, कहाँ से पाएंगे। तो अब आप देखिए कि तालीम, इल्म और हुनर का जो ताल्लुक जो है, आप जितने जितने अंडर प्रिविलेज है, वो जज्बा और शौक उसमें उतना ही ज्यादा होता है। और शायद इसी हवाले से ये कहा गया है, जैसा आपने भी मेंशन किया, कि अगर जिसके अंदर शौक होगा, उसके उसके बेली में फायर होगा, उसके अंदर में आग होगी, तो जरूर जरूर जो है अपने मुकाम को पालेगा। आपने भी इस बात को मेंशन किया, मैं भी इस बात को मानता हूं। लेकिन जहां तक ताल्लुक है कि समाजी सतह पर जो बहुत सारी दुश्वारियों का आपने भी तस्करा किया, लेकिन एक बात भी आपने ये भी बहुत अच्छी बताई कि स्कॉलरशिप के जरिया जो है हम चुनिंदा बच्चों को तो जरूर जो है मदद कर करके उसको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करके आगे की तरफ ले जाया जा सकता है। लेकिन एक दुश्वारी ये भी देखने में आती है कि कहाँ से और कब स्कॉलरशिप आता है, ये बहुत सारे लोगों तक इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंच पाती है। तो कम से कम ऐसा इदारा जरूर होना चाहिए, ऐसे लोग होना चाहिए, बल्कि हर इलाके में ऐसे लोग जो है मुतफक्किर लोग होने चाहिए, अलर्ट लोग होने चाहिए, जो अपने इलाके के बच्चों के लिए कहाँ से स्कॉलरशिप निकल रहा है फौरन उसका दरखास्त ले और उसको जो है चुन करके भेजे। इस तरह की कोशिश होनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि कम से कम इस तरह से कुछ ना कुछ तो मदद हो ही जाएगी। और रही बात के आज के दौर में तालीम जरूर महंगी हो गई है, लेकिन आप देखेंगे यूपीएससी के एग्जाम में ज्यादातर गरीबों के बच्चे जो है पास कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं। वो सिर्फ उनकी लगन है और उनकी ख्वाहिश है, उनकी मेहनत है, जिसकी बुनियाद पर वो आज तरक्की के राह पर चल रहे हैं। बिहार को, जिसको हम लोग जो बहुत ही गरीब रियासत कहते हैं, ज्यादातर आईएएस बच्चे वहीं से होते हैं जो सब गरीब होते हैं। इससे पता चलता है कि गुर्बत और पॉवर्टी ये जो है, इससे जो है तरक्की में कोई रुकावट नहीं पैदा होती है। रुकावट कहाँ पैदा होती है कि तू ही अगर ना चाहे तो बातें हजार हैं, अगर आप खुद ना चाहे तो ये मुमकिन नहीं हो सकता है। आपके अंदर आग हो तो आप जरूर जो है कामयाब हो सकते हैं। आपने भी इस बात की तायद की। मुझे उम्मीद है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है वो इस स्कॉलरशिप के हवाले से इंफॉर्मेशन फराहम का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर वो हर इलाके में पहुंचाएंगे तो लोग मुस्तफीद होंगे और इसका फायदा जरूर देखने में आएगा। मैं इस पे एक ही चीज कहूंगा कि हमारे जो सबसे बड़े, जो सबसे रिस्पेक्टेबल और सबसे मोस्ट रेवरेंट जगह जो हमारी जो मस्जिदें हैं, जहाँ लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, जुमा में या रोज भी नमाज पढ़ने जाते हैं, अगर हर मस्जिदों में अगर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया जाए कि भाई वहां पे कम से कम जहाँ पे स्कॉलरशिप का, एडमिशंस का, इंफॉर्मेशन का, हम जो है ना जितने भी एजुकेशन से इंफॉर्मेशन दे सकें, तो हम वहां पे, तो उसको वो एक बेस्ट प्लेस होगा जहां से हम पूरे इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट कर सकते हैं, पूरे इंफॉर्मेशन को हम पूरे इलाके में कर सकते हैं। तो हम उस मस्जिदों को भी जो है, हमें इन सब चीज़ों के लिए, एजुकेशनल पर्पज के लिए हमें उसमें यूज या इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों से बात करनी चाहिए, मस्जिद जो उनकी मैनेजिंग कमेटी है कि एक नोटिस बोर्ड बनाए स्पेशली, ताकि उसमें जो भी लोग नमाज पढ़ने आए उनको ये पता चले कि साहब ये यहाँ स्कॉलरशिप मिल रहा है, यहाँ एडमिशन होना है, यहाँ नौकरी के लिए वैकेंसी आई है। तो उससे जो है हमारे लोगों को, क्योंकि बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन,
they are not able to achieve what they can do it very easily. जी आपने सही कहा, ये इंफॉर्मेशन भी बहुत बहुत आम है। हमारे जो उर्दू अखबारात हैं उसमें इस तरह की खबरें बहुत कम आती हैं। अव्वल तो जो है उर्दू अखबारात भी जो है उर्दू अखबारात पढ़ने वाले लोग आजकल बहुत कम है, और जो इंफॉर्मेशन भी उनको इनकी नहीं होती। गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कॉलरशिप है, हर कॉर्पोरेट सेक्टर भी स्कॉलरशिप दिया करता है, बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप है, लेकिन इसकी खबर जो है नहीं मिल पाती। आपने राइटली पॉइंटेड आउट दैट द मस्जिद शुड कम फॉरवर्ड and make a plan wise information providing all the people who are living in that area. In that case the information can be made to reach over to them. So inshallah आप इस तरह की बातें अगर जो है हम अपने इलाके में फैलाएंगे, जो सुनने वाले लोग हैं अगर इनमें से लोग आगे बढ़ करके आए और कोशिश करें अपने अपने इलाके में कि भाई हम अपने इलाके में जा करके जो है इंफॉर्मेशन जो है दस्तयाब करके लोगों तक पहुंचाएंगे, तो कुछ ना कुछ जो है आपका भी कंट्रीब्यूशन इसमें होगा। हम लोग बराबर सुनते हैं उलमा दीन से दामे दिर में कद में सुखने, जिसके पास जिससे जो हो सकता है वो उस तरह का ताउन करके आप ये हमारी गाड़ी जो फंसी हुई है उसको एक धक्का दे करके आगे की तरफ हम बढ़ा के ले जा सकते हैं, इरादा करें तो जरूर होगा। अब जो है सर एक यहाँ से एक बात और भी, आपकी तमाम बातें प्योरली प्रैक्टिकल है, क्योंकि आप प्योरली प्रैक्टिकल है और आप जो है इस बात को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मेरे ख्याल में सर जो है एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन भी होना चाहिए कि लोग गुर्बत को महरूमी किस्मत ना समझ करके उससे लड़ने का जज्बा पैदा करें, और ये मस्जिदों में इस बात की तकरीर होनी चाहिए। लोगों को जो है इंस्पिरेशन दिलाना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि आप जो है इल्म ही के जरिए जो है आप तरक्की कर सकते हो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इट इज ओपन टू ऑल, इसमें सब के लिए ओपन है। बहुत सारी चीजों में बहुत सारा काम आप नहीं कर सकते, लेकिन जहां तक तालीम का ताल्लुक है वो सब के लिए ओपन है। मैं उसको इस तरह से समझाता हूं कि जैसे ऐन लाम मीम, इसको कहते हैं इल्म, लेकिन आप उसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा? अमल। इल्म हासिल कीजिए, फिर उस पर उसको पलट दीजिए, आप सिखाइए, अमल हो गया। अब ये दोनों एक साथ होगा तो अल्लाह का फजल होगा आपके पर, तो आप आलिम बनेंगे। जब आलिम बनेंगे तो फिर दो रास्ते निकलेंगे, या तो आप अच्छे आलिम बनेंगे या गलत आलिम बनेंगे। अच्छे आलिम बनेंगे तो मुआशरा आपका अच्छा होगा, अगर मुआशरा आपका अच्छा होगा तो फिर आ जाइए आपका अलम, ऐन लाम मीम अगेन, आपका अलम बुलंद होगा। यही एक रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। और ये हमने नहीं, कौमों की बर्तरी का फैसला खुद अल्लाह ताला ने जब शैतान को मलून किया, उस वक्त जो है शैतान से सवाल किया गया कि तुम जन्नत में अशजार के नाम बताओ, उसका इम्तिहान लिया गया और उस वक्त जो है उसके इल्म की टेस्ट हुई। उस वक्त जो है इल्म की बर्तरी के एतबार से जो है आदम अलैहिस्सलाम को बरतर बनाया गया और वो मलून हुआ। उसी दिन तय हो गया कि कौमों की बर्तरी इल्म के हवाले से है और किसी चीज के हवाले से नहीं है। हम सब के अंदर अगर ये शौक पैदा कर दे, जज्बा पैदा कर दे कि हमको इल्म हासिल करना, चाहे भूखे रहे लेकिन इल्म जरूर हासिल करेंगे, तो इंशाल्लाह स्लो बट स्टडी we can also succeed to reach the level where we should have been, where we can regain our lost glories. We can do that one. So आपकी तमाम बातों से मुझे बहुत खुशी हुई कि सर आप भी इस तरह के दर्द रखते हैं और आप भी जो है इस तरह के काम में मुलविस है। आपको अल्लाह ताला और भी तो हिम्मत दे, ताकत दे, कुव्वत दे और जो है इज्जत दे, शोहरत दे कि आप जो है इस काम में आगे बढ़े रहें। आप इसके अलावा जो है नए सदर आप मुंतखब हुए हैं ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के, तो आपको तो मुबारकबाद सबसे पहले। तो इस मुस्लिम मजलिस मशावरत में आपका रोल किस तरह है और मतलब क्या क्या मतलब ऑप्शन है वहाँ कौमी खिदमत का? जरा आप बहुत सारे लोग जो है नहीं जानते होंगे, तो वो इससे मुस्तफीज हो और फिर जो है आगे की तरफ आप बात बढ़ाते हैं। जी सर। देखिए रियाज साहब, मैं काफी कई ऑर्गेनाइजेशंस में, यहाँ तक कि आपने कई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस में और बड़े सारे ऑर्गेनाइजेशन में मैं ऑफिस बेरर रहा और अभी भी हूँ, काफी मैं लोगों से जुड़ा हूँ। सबसे बड़ा चीज रहा कि जब मैं ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस से जुड़ा
तो एक मास मूवमेंट खड़ा कर दिया हमने, और मास मूवमेंट जो है पूरे हिंदुस्तान में करीब करीब एक बार फिर से जो है वो इतनी एक्टिव हो गई। फिर मुझे लगा कि ऐसा लगा कि भाई मैं काम तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे और ब्रॉडन होके काम करना चाहिए। जी और जब हमने इस पे गौर किया और मुझे एक मौका मिला, हालांकि मैं चाहता नहीं था, क्योंकि मेरे पास प्रोफेशनली और एज वेल एज माय सोशल और ऑब्लिगेशंस वर देयर, लॉट ऑफ एंगेजमेंट्स वर देयर, लेकिन लोगों ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया कि नहीं साहब, आप हैं, आपको एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, एंड यू हैव बीन वर्किंग, आप इस बार मुशावरत के लिए आप आइए सामने, हम लोग आपकी मदद करेंगे और आपके साथ मिलकर के काम करेंगे। तो आई सेड कि अगर सब लोग मिल करके करेंगे, सब लोग मिलकर करके हम कुछ कामयाबी के साथ और कोई बड़ा काम कर सकते हैं पूरे हिंदुस्तान के लिए, अपने बरादरी के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, तो हमें करना चाहिए, हमें उसको हेजिटेट कर करके पीछे नहीं हटना चाहिए। तो मैंने उसको, उस चैलेंज को भी स्वीकारा, और माशाल्लाह बड़े मेजॉरिटी के साथ लोगों ने मुझे इसमें मदद किया। ऑलमोस्ट 70% लोगों ने मुझे वोट किया, और लोगों ने लाइक किया। तो एक मौका मिला है, और इंशाल्लाह जो है मैं आपको ये बता दूं कि मुशावरत की हिस्ट्री में जितना काम हुआ है वो काफ़ी काम हुआ है कौम के लिए, लोग, इंसानियत के लिए, देश के लिए। और हम लोग, मैं आपको बता दूं और दावे के साथ मैं कहता हूं कि एज अ लॉयर आल्सो आई एम टेलिंग यू वेरी स्ट्रांगली that whatever is possible within the framework of our Constitution of India, which is the secular most constitution, जिसको हम कहते हैं कि presently our constitution is secular, but the society has become communal. And how to basically fight with this communal society, which is getting polarized day by day, we will definitely work together within the framework of the Indian Constitution and see how we can bring peace in the country, how we can fight these kind of antagonistic groups in the country, and see that the country progresses in a right direction as it has been doing it earlier during various governments. तो ये हमारा मेन है कि हम इस चीज को फाइट आउट करें जो पोलराइजेशन है, और देश को पीसफुल वे में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर रह करके हम इसको कैसे, और हम चाहते हैं कि जब तक, मैं बार बार कहा कि कोई भी शरीर, कोई भी जो बॉडी, इंसान का कोई बॉडी तब तक हेल्दी नहीं हो सकता है जब तक उसकी पूरी बॉडी का एक एक पार्ट अगर प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं करता है। अगर आपकी एक उंगली भी कटी है या एक उंगली भी में भी घायल है, अगर उसमें जख्म है, तो आपका पूरा माइंड भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता है। तो फॉर अ नेशन टू हैव अ कंट्री टू डेवलप इन अ प्रॉपर इन ऑल डायरेक्शन, every section of the society must be strong, must be healthy and must live in a peaceful manner. और उसके लिए हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो लोग फियर में हैं या किसी वजह से अपनी बात को रख नहीं पाते हैं, उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दायरे में रह करके स्ट्रांगली मिल कर करके, अब मुशावरत इंशाल्लाह मैं दावे के साथ करता हूं, जब मैं चार्ज लूंगा, अभी तो रिजल्ट हुआ है, चार्ज में लूंगा 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, तो इंशाल्लाह विल वर्क टुगेदर। और हमारे साथ अभी इस मीटिंग में भी हैं दाऊद मियां खान साहब, जो हमारे वहाँ चेन्नई के हैं, इज अ वेरी एमिनेंट पर्सन, एंड आई विल बी रिसेंटली विजिटिंग चेन्नई आल्सो इन अ मैटर इन हाई कोर्ट देयर। तो इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में we will be able to work together, will be able to build confidence in our people, will be able to do something for the development of nation, will bring peace in the national development। और हम कोशिश करेंगे कि हम जो है पूरे हिंदुस्तान में, जो खास तौर से मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो वीकर सेक्शंस हैं, जी हमारा ध्यान आज भी वीकर सेक्शंस पे रहेगा, ताकि हम वीकर सेक्शन को अगर मजबूत बनाएंगे तो हमारी पूरी कम्युनिटी और पूरा हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा। हाँ, मजबूती का वन एंड ओनली वे है कि तालीम में किस तरह से उनको बेशक। आगे बढ़ाया जाए, ये सबसे वन एंड ओनली पोजीशन है। लेकिन एक देखिए, बात मैं भी आवाम से कहना चाहूंगा कि नेगेटिविटी इज द लॉ ऑफ नेचर। आप जो है नेगेटिव माहौल से आप परेशान हो रहे हैं, कोई ये अल्लाह ने कभी भी आपको पूरा पॉजिटिव एनवायरनमेंट देने का वादा नहीं किया। उसने तो, अल्लाह ने कलमा को ही तो नेगेट से शुरू किया। आपका कलमा क्या है? पहले ही ला इनकार, पहले नेगेटिविटी से आपका कलमा शुरू होता है। तो दुनिया हमारे लिए जेल खाना है। बच्चा पैदा होता है तो रोते वो होता है, आप घर से निकलते हैं तो आपके वालिदैन बोलते हैं संभल करके। क्यों भाई संभल करके?
क्योंकि नेगेटिविटी लॉ ऑफ द नेचर। आप घर में कुछ ना करें, देखिए गंदगी हो जाएगी, गंदा हो जाएगा। तो हम तो इस दुनिया में आए हैं, मसाइल का सामना हमारा रहेगा, तो हमें दुनिया की कशक्कश से न घबराओ हमीद, जल्द ये दिन भी गुजर जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आप हिम्मत से, जैसा कि आपने सर ने बताया, आप जो है अपने अंदर दायरे के अंदर रह करके, और जो है न्यूटन्स के लॉ के मुताबिक कोई हमसे नफरत करे तो मैं उसके मुखालिफ में उससे मोहब्बत करूंगा। यही तरीका है, यही हमारा विजन रहा है, यही हमारा नॉर्म रहा है, यही हमारा चलन है, यही हमारा कायदा है। और इस तरह से हम रहेंगे तो इंशाअल्लाह हम रूठों को भी मना सकते हैं और सबको अपने साथ लेकर के चल सकते हैं। यही एक हमारा विजन और मिशन होना चाहिए। सर, आपने बहुत ही अच्छी बात कही। अब जो है आपके बातों, आपके अपने मिशन, अपनी तमाम बातें सब क्लियर हो गई। अब आप मुझे एक खास बात, जो आपकी जिंदगी के एक्सपीरियंस में इन सारे काम में जो आप लगे रहे, ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा कि आप कभी हमेशा काम करते गए और किसी ने आपकी मुखालफत नहीं की और किसी ने आपको परेशान नहीं किया, किसी ने आपको मतलब बुरा भला नहीं कहा। ऐसी परेशानियां जरूर आई होंगी। उन सब परेशानियों को आपने कैसे हैंडल किया? ये एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का वाकया है। मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि आप अपने इस सफर में किस तरह से जो मसाइल आए उसको हैंडल किया, ताकि हमारे लोग जो है इससे मुस्तफीज हो सके। ओवर टू यू सर। देखिए राज साहब, बहुत सारी चीजें हैं इंसान के लाइफ में। कोई आदमी प्रॉस्पर नहीं कर सकता विदाउट डिफिकल्टीज। जी डिफिकल्टीज ही उस आदमी को और स्ट्रांग बनाता है। जी और उससे आदमी, मैं अभी दिल्ली में एज ए स्टूडेंट आया, एंड टुडे आई एम एबल टू बेसिकली हैव माय एवरीथिंग, इंशाल्लाह माशाल्लाह सब कुछ है। तो वो कहते हैं कि डार्विन की थ्योरी आज भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जी If you don't struggle in life and if you don't basically continue struggling in life, then it will be very difficult to survive in this world. जी Secondly, मैं कभी भी नेगेटिव की तरफ बहुत ध्यान नहीं दिया। मैंने अपना एम हमेशा जो है डायरेक्शन और पॉजिटिव की तरफ रखा, और उस पे क्योंकि अगर आप नेगेटिव पे अगर काम करेंगे तो जो काम पॉजिटिव में करने में अगर टाइम आप देंगे वो आपका कर्टेल हो जाता है और आपकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। तो मैंने कभी भी उस चीज को, बहुत लोग मुखालफत किए, बहुत लोग, मैंने कभी भी पलट करके कोई बदले की भावना से कभी कोई काम नहीं किया और कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। मैंने कहा भाई ठीक है, किया उन्होंने, उनकी अपनी सोच है, अपना उनका ये है। और मैं आपको बताऊं कि मैं जब दिल्ली आया, एज ए स्टूडेंट आया, पैदल चलते हुए, बस में चलते हुए, स्कूटर में चलते हुए, आज माशाल्लाह सब कुछ अल्लाह ने नवाजा है। और मैं अपने कौम की सेवा के लिए जो बेस्ट पॉसिबल है, चाहे वो प्रोफेशन वाइज या चाहे सोशल वर्क के थ्रू जो हो सकता है वो मैं अपनी करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं बताऊं कि यही इसके वजह ये भी है कि मेरा जो बैकग्राउंड रहा फादर का, वो भी वही है, उसी तरह से थे। मैं आपको बताऊं कि एजुकेशन में, मैं बताऊं, एजुकेशन केवल नौकरी और पैसे कमाने का नहीं, ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है, नॉलेज करती है, हाउ टू रूल्ड आउट द नेगेटिव थिंग्स। वो आपको एक आइडिया देती है। उसी तरह से मैं करता रहा। मेरी खुदा के फजलो करम से एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। मेरी वाइफ भी डॉक्टरेट इन साइंस है एंड शी इज ए प्रिंसिपल साइंटिस्ट कम जॉइंट सेक्रेटरी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड भाई भी हमारा जो है, और उसकी वाइफ भी अलीगढ़ की अभी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट की वहाँ की चेयरमैन है। तो वी हैव बीन वेरी थॉरली, वी हैव बीन ट्राइंग टू सी दैट एजुकेशन इज द basic means where by which we can negate the negative thinking करेक्ट। and negative so ये एक नॉलेज जो है वही सबसे बड़ा चीज होता है। आप उस चीज को हासिल करेंगे तो अपने आप आपको हौसला मिलेगा, आपको अपने आप आइडिया मिलेगी। और अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप कॉन्फ्लिक्ट में जो है। और दूसरी चीज मैं बताऊं कि इंसान के जिंदगी में देयर आर वेरियस कन्फ्लिक्टिंग रोल्स, जी और उस कन्फ्लिक्टिंग रोल्स को वही लोग जब हार्मोनाइज करेंगे वही आगे भी जाते हैं। जी अगर वो उस कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस को हार्मोनाइज नहीं कर पाएंगे तो वो कहीं ना कहीं जाके फंस जाते हैं, कोलैप्स होते हैं। जी तो यू हैव टू हार्मोनाइज ऑल दी कन्फ्लिक्टिंग रोल्स एंड देन यू कैन प्रॉस्पर अकॉर्डिंगली। और आप एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, मैंने देखा है कि जब जब मैंने किसी को मदद की है बिना सोचे हुए भी, वो कहीं ना कहीं मुझे अंदर से एक कॉन्फिडेंस, एक खुशी के साथ साथ मुझे कहीं और भी जगह मिला जहां पे उनकी मदद भी मुझे मिली और मैंने उस चीज को हासिल किया जो नहीं कर सकता था।
तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत जिंदगी में है, एंड वी आर बाउंड टू फेस कॉन्फ्लिक्ट्स। विदाउट कॉन्फ्लिक्ट कुछ नहीं हो सकता है। आप देखेंगे, और रिस्क तो इंसान को बिल्कुल, मैंने कहा ना कि किस तरह से मैंने एक फैकल्टी से दूसरे फैकल्टी में जंप किया। रिस्क लेना जो है वो एक बहुत अहम इम्पोर्टेंट आदमी का डिसीजन है, क्योंकि रिस्क के बिना आप जो है ना, अगर आप सोचेंगे कि नहीं साहब ये काम करने में तो मुझे इधर इतना नुकसान हो जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, तो आपको एक टाइम में आपको रिस्क लेने की भी जरूरत है। यू हैव टू डिसाइड दिस साइड और दैट साइड, एंड अकॉर्डिंगली मैंने कहा कि इंसान को अपने लाइफ में डायलेमा में नहीं रहना चाहिए जी, डिसाइड करना चाहिए। जी, और डिसीजन, अगर आप डायलेमा में हैं कि साहब मैं मार्केट जाऊं या ना जाऊं, आपका पूरा दिन निकल जाएगा। आप अपना मार्केट जाएंगे ना, कोई काम कर पाएंगे। डिसाइड, इफ आई हैव टू गो आई हैव टू गो, इफ आई डोंट हैव टू गो आई विल नॉट गो, आई विल डू सम अदर वर्क। जी, जी। So don't live in dilemma, live in certainty and live in a strong decision that yes, I will do this and I will do this. सर बहुत 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 अच्छी अच्छी बातें आपने की। सर हमारे पास टाइम कंस्टेंट है। अब यह है, मैं सामीन में से अब तमाम हजरात को इनवाइट करता हूं कि आप सर से जो भी आपके सवाल हो, आप सवाल पूछ सकते हैं। तो प्लीज कम फॉरवर्ड and ask a question what is coming to your mind regarding everything, his journey, his education, his profession, whatever. So you can come forward and ask. Anyone, please come forward and ask your question. Hello, anyone? Yes, yes, Daud Saab, you want to ask? दाऊद साहब अनम्यूट कर ली। दाऊद साहब अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कीजिए सर। Is it okay? हाँ जी जी जी। Yes, it's okay now. Yeah. No, again muted. Please unmute. Yes. अनम्यूट कीजिए। It is muted. नहीं नहीं, अगेन म्यूटेड है सर, इसको अनम्यूट कीजिए। Now? Is it okay? Yeah, yeah, it's okay now. Yes, okay. Yeah. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum Let me first at the outset congratulate our Feroz Ahmad Sahib as well as you for conducting this wonderful seminar. I think there is a lot of responsibilities now. It is lies ahead of our Feroz Ahmad Sahib now, and more challenges. Let me just put it short. It was a very informative speech which he covered everything and very highly motivational. I think that is what we have to look into it. Thank you very much. Thank Okay, you. very good, very good. Is there anyone else who want to ask question, or then I will be concluding? If there anyone else want to ask question? Okay, so सर मेरा एक सवाल था। जी मैं परवेज अंसारी जी, मुंबई से बोल रहा हूँ। आप अपना वो और ऑल कैमरा इंडिया ऑन करें। जी ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ हूँ। जी, सर आई एम 60 एंड आई एम लर्निंग लॉ oh इन very good. सेकेंड ईयर। Yes, ओके सर। सर ने जैसा बताया कि इंटर्नशिप के बारे में बहुत अच्छी बात मैंने जाना कि इंटर्नशिप करते हुए लोग प्रैक्टिकली इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो सर से मैं ये इंटर्नशिप के बारे में जानना चाहूंगा। नंबर एक सवाल मेरा ये था कि क्या मैं ये लीगल कंसल्टेंसी ओपन कर सकता हूँ अपने ऑफिस में। और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि भाई जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनका मूल्य अधिकार है, उसको छीना नहीं जा सकता। तो जहां तक के एजुकेशन की बात आती है सर, तो एजुकेशन में ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे बम्बई में पढ़ने आते हैं, दे बिलोंग टू अदर स्टेट्स। तो जो फंडामेंटल राइट की बात हुई थी, तो राइट टू एजुकेशन ऑल्सो इज द फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, वे लोग उनको नेग्लेक्ट करते हैं, उनको एडमिशन नहीं देते। वो बोला जाता है कि भाई आप स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का डोमिसाइल लाइए। तो ये एक इश्यू था थोड़ा सर, मैं
दो चीजों के बारे में जानना चाहता था। ऐसा है परवेज साहब, right to education was basically a concept of the Congress government which has made it a fundamental right. और फंडामेंटल राइट के बाद होता यह है कि आप इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन आप दिल्ली में देखेंगे, दिल्ली वालों को भी एडमिशन नहीं देते हैं, इवन जो है बिहार में बिहार वालों को नहीं देते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसके लिए मैंने बताया नहीं कि इसके लिए आपको फाइट आउट करना पड़ेगा। आप अपने ऑफिस में बेशक वो आप एक खोल सकते हैं लीगल एडवाइस और लीगल एडवाइजरी ग्रुप के और लॉयर के साथ, और आप काम कर सकते हैं। और जो लोग करते हैं उनसे आप चैलेंज कीजिए, कोर्ट जाइए, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। एवरीबॉडी हैज अ राइट टू एजुकेशन, और उनको मिलेगी कुछ ना कुछ। Very good. Anybody else? Anybody else want to ask question? Come forward, please. I think no one. So I will be now. मेरा एक सवाल था सर। जी बोलिए। मेरा एक सवाल था। जी बोलिए। जी, सबसे पहले आप तमामी हजरात जो इसमें ज्वाइंट है, और खासकर आपको और सर को, फिरोज साहब को पहली मुबारकबाद मेरी तरफ से, शुक्रिया। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस मगरिब बंगाल की शाख की तरफ से। अभी जैसा कि फिरोज साहब ने कहा, या आपने भी सवाल रखा है कि हमारे जो मस्जिद के इमाम साहबान हैं, मस्जिद में जो खुतबा होता है, जो भी अपने अपने जुबान में करते हैं, तो अभी फिरोज साहब ने कहा कि हमने नोटिस बोर्ड के तरफ इशारा किया कि हर मस्जिद में एक नोटिस बोर्ड होनी चाहिए ताकि वहां से तमाम लोगों में पैगाम जाए। तो सर मेरी गुजारिश है कि आप जब चार्ज संभालें मुस्लिम मसौरात के सदर की हैसियत से, तो एक पैगाम पूरे हिंदुस्तान के मस्जिदों में जाए, तमाम इमाम साहबान के पास, कि आप अपने तकरीर में आखिरी के 10 मिनट कम से कम तालीम के ऊपर जरूर रोशनी डालें, और तमाम मुसल्लियान मस्जिद को अपने बच्चों की तालीम के ऊपर रोशनी डालें, ताकि वो अपने बच्चों को तालीम से कैसे रिश्ता जोड़े, कैसे बेहतर तालीम उनके अंदर आए। ये अगर काम कर सके तो इससे बहुत बड़ा मैसेज हम लोगों के तमाम मुसल्लियान या तमाम कौम के बच्चों को या गार्जियन हज़रात को जाएगा। ये मेरी गुजारिश है कि इस तरह से अगर कर पाए तो बहुत आसान होगा कौम के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर। नहीं, वो तो है, वो विल डेफिनेटली डू। लेट ये सारी चीजें बात चल ऑलरेडी हमारे बीच ही नहीं बल्कि और दूसरे जो एनजीओज हैं वर्क कर रहे हैं, उस पर लोगों ने ये वर्कआउट किया है कि हमारे लिए जो अभी एक तो लेटेस्ट है कि थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया थिंग्स हैव बिकम वेरी फास्टर, वी हैव स्टार्टेड नोइंग। लेकिन बहुत से ऐसे रिमोट एरियाज हैं या बहुत से गरीब बच्चे जहाँ नहीं हैं, वहाँ मस्जिदों के थ्रू हम जो है कोशिश करेंगे कि इंफॉर्मेशन डिसमिनेट और लोगों तक पहुंचे, वो एजुकेशनल मैटर्स में खास तौर से। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। Anybody else want to ask question? Come forward, please. Now we are running short of time. Okay. So now I will like to conclude. Sir, first of all, I would like to thank all the people, those who joined with me through the Zoom meeting. Really, for you, 1 hour time you have given to us for this discussion. I am very much thankful to you, and mostly I am too much thankful to फिरोज साहब पे अपनी तमाम मशगूलियात के बावजूद वो मेरे इस प्रोग्राम में आने को राजी हो गए। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और इनके जरिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें जो है कौम तक पहुंची, जिनमें से कुछ का मैं अहाता करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहली बात और अहम बात जो सर के गुफ्तगू से जो निकल के आई कि हमें जो है गुड इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्कूल नहीं चाहिए, बल्कि वो स्कूल जहाँ क्वालिटी एजुकेशन हो उस स्कूल का इंतखाब करना चाहिए। तो जो लोग जो गार्जियन हजरात है इस बात का ध्यान दें कि जो क्वालिटी एजुकेशन के लिए क्वालिटी टीचर्स होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की उतनी जरूरत नहीं होती है। तो आप जो है जब सर्च कर रहे हो स्कूल तो देखें कि वहाँ का स्टाफ कैसा है, ताकि वो आपके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। उसके बाद सर ने कहा कि भाई तालीम हासिल करने के लिए गुर्बत कोई गरीबी जो है रोड़ा नहीं अटकाती। आपके अंदर हौसला होना चाहिए, आपके अंदर फायर होना चाहिए, आपके अंदर एक आग होना चाहिए, आपके अंदर मिशन होना चाहिए, आपका एक अलग से अप्रोच होना चाहिए कि नहीं मुझे करना है। तो आप जरूर बिल जरूर इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। हो सकता है आप देर से पहुंचे, लेकिन पहुंचेंगे जरूर।
क्योंकि आज सर की जिंदगी से ये भी बात पता चलता है कि बहुत वक्त है शुरू में हम जो है गलत फैसले कर लेते हैं, या जो है हम जो है स्ट्रीम के लाइन के साथ जो है सब लोग कर रहे हैं, मैं वही कर लेता हूँ। फिर बाद में आपको एहसास होता है कि नहीं, ये हमारा मकाम नहीं है। तो आप जो है लेटर एज में भी जो है आप अपने स्ट्रीम चेंज करके अपनी जो रियल मकाम है वहां तक हासिल कर सकते हैं, जैसा कि सर ने किया, साइंस से आर्ट्स, फिर आर्ट से लॉ। ये बिल्कुल ही एक यूनिक मिसाल है जो सर ने कायम किया, आप भी कर सकते हैं। खाली ये है कि तू ही अगर न चाहे तो बातें हजार है, अगर आप करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं। उसके अलावा सर ने ये भी बताई, कौम के हवाले से बताई कि जो है ये सही है, ये सही है कि बहुत सारे काम करने को है, लेकिन कुछ काम जो आसानी से किया जा सकता है वो उसमें ये है कि हम तो बहुत सारे स्कूल पैदा नहीं कर सकते, क्वालिटी एजुकेशन स्कूल नहीं पैदा कर सकते, लेकिन बच्चों को मदद कर सकते हैं और जो स्कॉलरशिप के जरिए जो है ये काम किया जा सकता है। तो बहुत सारे जो स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट की तरफ से दूसरे इदारों की तरफ से है, इसका इंफॉर्मेशन अगर नहीं सही वक्त में सही लोगों को तक पहुंच जाए तो इसका भी फायदा देखने में नजर आएगा। तो ये एक बात जो है सर ने बताई, उम्मीद है कि सामीन जो सुनने वाले हैं इसको गौर से सुनेंगे। और फिर सर ने ये भी बताया कि जैसा कभी सवाल करने वाले ने कहा भी, नसीम साहब ने, कि भाई मस्जिद के इमाम जो है अपने खुतबा में अगर इस बात का तस्करा करें कि जो है आप नोटिस बोर्ड को आप लोग देखा करें, वो जितने भी इंफॉर्मेशन तालीम के हवाले से है वो इसमें चस्पा किया जाएगा। तो उम्मीद है कि इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो अब इसके अलावा भी बहुत सारी बातें जो है की गई यहाँ, वो तमाम बातें जो है काबिल गौर है। और एक बात मैं यहाँ से अपनी खुशी तौर पर मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि बच्चों को चाहिए कि साइंटिस्ट बनने की कोशिश करें। एक साइंटिस्ट पूरी दुनिया के लिए होता है, और वो जब तक वो साइंस जैसे APJ अब्दुल कलाम का सर ने मिसाल दी, ये इनको हर कोई पसंद करता है, पूरी दुनिया में मशहूर है वो। अगर कोई IAS ऑफिसर बनता है या कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर बनता है, वो कुछ दिनों तक उसका नाम रहता है, लेकिन APJ अब्दुल कलाम का नाम रहती दुनिया तक रहेगी। मुझे उम्मीद है कि सुनने वाले लोग इन तमाम मैसेज को लेकर जाएंगे। तो अब मैं आगे एक बार और जो है तमाम सामीन को जो शामिल हुए हैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए जो है प्रोग्राम का इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। शब बखैर। जो लोग